हेलो, माई सेल्फ अर्पिता शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग क्रक्स ऑफ लॉ अकेडमी। आज हम बात करेंगे सेक्शन 35 में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की। ठीक है, सेक्शन 35 में ये तो नहीं बताया डॉक्ट्रिन क्या है, इसमें बताया इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कहते हैं। सेक्शन 35 किसकी बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्शन का मतलब क्या होता है। इलेक्शन का मतलब होता है दो इनकंसिस्टेंट और अल्टरनेटिव राइट में से किसी एक को चूज करना। ठीक है, इसमें किस चीज का, इसमें क्या होता है, चीज का मतलब इलेक्शन करना पड़ता है, चूज करना पड़ेगा एक राइट। अब बात करते हैं किस चीज का इलेक्शन होगा, तो हम कहेंगे दो ऑल्टरनेटिव राइट में से एक का चुनाव करना पड़ेगा। आप दोनों राइट को नहीं चूज कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही राइट को चूज करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को एक ही चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, वो दो चीजों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। कॉड्रिंगटन वर्सेस कॉड्रिंगटन में कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है वो बेस्ड है रोल ऑफ इक्विटी पे। किस पे बेस्ड है, रूल ऑफ इक्विटी पे। तो कोर्ट ने कहा था एक पर्सन को एक चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा या कंप्लीटली छोड़ना पड़ेगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को 10 लाख रुपए गिफ्ट में देने की बात कही और जो ए है वो 1 लाख रुपए, वो सॉरी 10 लाख रुपए बी को क्या कर देता है, गिफ्ट में दे देता है। बट उसी ट्रांजेक्शन में, सेम ट्रांजेक्शन में वो बोलता है ए बी को कि तुम्हें ना अपना फार्म जो 8 लाख रुपए का वो सी को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी के पास चॉइस है कि वो 10 लाख रुपए ले ले या 10 लाख लेने से मना भी कर दे। अब जो यहाँ पर सी होगा, सी क्या होगा, सी को हम यहाँ पे ट्रांसफरी के रूप में लेंगे। किसको लेंगे, ट्रांसफरी के रूप में लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी का क्या को इलेक्शन करना होता है, चुनाव करना है कि उसको 10 लाख रुपए लेने हैं या नहीं लेने। अगर बी 10 लाख रुपए ले लेता है तो उसको सी को फार्म ट्रांसफर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बी को सी को ट्रांसफर क्या करना पड़ेगा, फार्म ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सी को, और अगर बी यहाँ पर 10 लाख रुपए लेने से मना कर देता है और कह देता है कि मैं अपना फार्म नहीं दूंगा, तो वो क्या होता है, वो जो 10 लाख रुपए वो वापस ए के पास चले जाएंगे। यहाँ पर बी का जो चुनाव करना था कि पैसा लेगा या नहीं, और पैसे अगर वो लेता तो उसे क्या करना पड़ता, फार्म देना पड़ता। तो क्या हो गया, यहाँ पे उसे इलेक्शन करना था कि वो अगर पैसे लेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉपर्टी, उसकी फार्म चला जाएगा। तो इसमें उसकी मर्जी थी, वो 10 लाख रुपए ले लेता या फार्म को बचा के रख लेता। तो इसमें क्या, वो बी क्या कर देता है, मना कर देता है। तो वो 10 लाख रुपए किसके पास चले जाता है, ए के पास चले जाता है, और बी क्या करता है, अपने पास उस फार्म को रख लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी होता है, जो ट्रांसफरी, वो क्या हो जाएगा, वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी। तो किस बात की बात, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की बात कही जाएगी। तो हम इसी एग्जांपल में देखेंगे, यहाँ पर अगर बी 10 लाख रुपए लेने से मना कर देता है तो सी को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो सी है वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो जाएगा, क्योंकि अगर बी पैसे ले लेता तो सी के एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि उसके पास फार्म मिल जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो गया, बी के मना करने पे सी क्या हो गया, डिसअपॉइंट हो गया, भाई उसको फार्म नहीं मिल पाया। तो सी जो ट्रांसफरी था उसको क्या नहीं मिल पाया, फार्म नहीं मिल पाया। सी ने कुछ होप लगा रखी थी ना भाई, कि मैं वो इसी होप में बैठा था कि भाई मुझे बी 10 लाख रुपए ले लेगा तो वो मुझे फार्म दे देगा, लेकिन क्या, बी ने मना कर दिया। तो यहाँ पर जो सी था वो क्या हो गया, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्या है, हम शॉर्ट में देखते हैं, जो सी है वो क्लेम कर सकता है ए से, जो ट्रांसफरर है उससे उतना क्लेम कर सकता है जितने की वो प्रॉपर्टी है, जितने का वो फॉर्म था। मतलब जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफर है वो क्या कर सकता है, जो ट्रांसफरर था उससे क्या कर सकता है, क्लेम ले सकता है जितने के वो फॉर्म था। मतलब जो बी फॉर्म बेचने की बात कर रहा था 8 लाख रुपए, तो वो क्या कर सकता है, ट्रांसफरर से 8 लाख रुपए ले सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम एसेंशियल देखते हैं, इसमें क्या होगा, जो पर्सन है वो क्या करेगा, वेयर अ पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी नॉट इज ओन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जहां जो पर्सन है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, बेशक वो उस प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट ना हो। ठीक है, और दूसरा जो ट्रांसफरर है वो ट्रांसफर किसके लिए में करेगा, मतलब जो बेनिफिटर है, जो ऑनर है प्रॉपर्टी का, उसके बेनिफिट के लिए कुछ क्या देगा, कुछ सर्टेन बेनिफिट देगा। जो ट्रांसफरर है वो उस ट्रांसफर के फेवर में क्या करेगा, ऑनर के फेवर में कुछ बेनिफिट देगा ट्रांसफर करते वक्त। ठीक है, अब वो दोनों चीज क्या होगी, अब क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और क्या होगा, कुछ बेनिफिट देगा ट्रांसफरर। लेकिन क्या होगा, वो सेम ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ अभी बात कर रहा है कुछ बाद में बात करेगा। ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं, बेरेक की लैंग्वेज देख लेते हैं, सेक्शन 35 की। इलेक्शन व्हेन नेसेसरी,
where a person professes to transfer property which has no right to transfer। एंड क्या है जो प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए एग्री हो जाता है जो आपकी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। कहा गया है कन्फर्स विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। जो ट्रांसफरर है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, बट उसका उस पे राइट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब क्या है इसमें बोला गया है, एंड एज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन कन्फर्स एनी बेनिफिट ऑन द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें सेम ट्रांजेक्शन की बात करी गई, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, एक ही जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर, एक ही कंटेक्स्ट में बात करना चाहिए। इसमें क्या होता है, सेम ट्रांजेक्शन में ऑनर को कोई बेनिफिट देता है, जो ऑनर को क्या देता है, बेनिफिट। सच ऑनर मस्ट इलेक्ट आइदर टू कंफर्म सच ट्रांसफर टू और टू डिसेंट फ्रॉम इट। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, वो ऑनर को क्या दे रहा है, कोई बेनिफिट देता है उसी ट्रांसफर में। तो जो ऑनर है वो क्या करेगा, पूरे ट्रांसफर को कंफर्म करेगा या उस ट्रांसफर को, उस ट्रांसफर को क्या करेगा, लेने से मना कर देगा। क्या कहा इन द लेटर, वो रिलिंक्विश कर सकता है उस बेनिफिट को लेने से, या उस बेनिफिट को क्या कर देगा, ट्रांसफरर के पास वापस। अब क्या, जब मना कर देगा तो क्या होगा, वो जो बेनिफिट होगा किसके पास चला जाएगा, ट्रांसफरर के पास चला जाएगा। ठीक है, क्या कर देगा। अब लेटर केस में क्या है, जो ऑनर को बेनिफिट मिल रहा था वो बेनिफिट किसके पास चला जाएगा, हमने क्या बात की, ट्रांसफरर के पास वापस चला जाएगा, अगर जो ऑनर है वो बेनिफिट लेने से मना कर देता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नेवरदलेस वेयर दैट। अब ये क्या बात करता है, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की बात की जा रही है। मैंने बताया था आपको डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी क्या होता है, यहाँ पे बात की जा रही है डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी की। तो ये जो यहाँ पर ट्रांसफरी है उसको कोई उम्मीद थी कि भाई मुझे प्रॉपर्टी मिलनी है, बट जो ऑनर है क्या कर देता है, मना कर देता है कि भाई मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर से। तो यहाँ पर जो ट्रांसफर है उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफरी है उसको क्या कहेंगे, डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी कहेंगे। और सेक्शन 35 क्या कहता है, ट्रांसफरी को रीजनेबल कंपनसेशन दिलाने की बात करता है। यहाँ पर दो कंडीशन होंगी। पहला, जहां पे क्या होगा, ट्रांसफर ग्रेट्यूटस है, बिना कंसिडरेशन के है। अगर ट्रांसफर बिना कंसिडरेशन के है और जो ट्रांसफरर है या मर जाता है ऑनर के इलेक्शन से पहले या इनकेपेबल हो जाता है, ये कंडीशन आ जाती है। ये लिखा है ना, वेयर द ट्रांसफर इज ग्रेट्यूटस, अगर ट्रांसफर जो है ना बिना किसी कंसिडरेशन के है, एंड द ट्रांसफर बिफोर द इलेक्शन डाइड, और जो ट्रांसफरर है इलेक्शन होने से पहले मर जाता है, और या फिर इनकेपेबल हो जाता है फ्रेश ट्रांसफर करने के लिए। और या क्या होता है, या दूसरा कंडीशन क्या थी, जो ट्रांसफर कंसिडरेशन के ऊपर होता है। इन ऑल केस वेयर द ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन, ट्रांसफर कंसिडरेशन के साथ है। तो इन दोनों केस में जो सी था, जो हमारा ट्रांसफरी था, जब हमने बात करी थी ना पहले एग्जाम्पल में, जो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी था, वो क्या हो जाएगा, इंटाइटल हो जाएगा क्या, रीजनेबल कंपनसेशन लेने के लिए। वहां पर ट्रांसफरर ए या ए ऑन कर, जो ए है या ए, जो हमने एग्जांपल दिया था ना, जो ट्रांसफरर था ए, हमने बात करी थी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर 10 लाख रुपए बात करी थी देने की। तो वहां पे जो ए होगा पर्सन, ट्रांसफरर होगा, या फिर वो मर जाएगा, या फिर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा। और कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी के बराबर दिया जाएगा जब हमने बेनिफिट ऑनर को दिया था ना, उस जितनी प्रॉपर्टी की का था। जैसे हमने बात करी थी 8 लाख का फार्म था, तो क्या होगा, वहां पर जो जितना की भी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, वो क्या देगा, देने से ऑनर ने मना कर दिया था। जो ऑनर ने मना कर दिया तो वो क्या होगी, प्रॉपर्टी किसको चली जाएगी, उसका कंपनसेशन किससे लेगा, वो ट्रांसफरर से लेगा या उसके रिप्रेजेंटेटिव से लेगा। जैसे हमने फार्म की बात की कि फार्म दूंगा, तो 8 लाख रुपए की बात करी थी, वो कितने का फार्म था, 8 लाख रुपए का। तो क्या लेगा, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कितने लेगा, 8 लाख रुपए लेगा। कितने पैसे लेगा, 8 लाख रुपए वापस मांग लेगा। हमारा ये कंपनसेशन का समझ में आ गया आपको। अब क्या देख, जैसे इसमें एग्जांपल है, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द, बात करते हैं, द फार्म ऑफ सुल्तानपुर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सी। जो फार्म है सुल्तानपुर का वो क्या है, सी की प्रॉपर्टी है, जिसकी कीमत क्या है, 800 रुपए। तो यहाँ पे क्या, जो प्रॉपर्टी सी की है, सी क्या यहाँ पे ऑनर है। ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या बनाता है, एक गिफ्ट प्रोफेस करता है। वो क्या करता है, एग्री हो जाता है एक गिफ्ट देने की, ट्रांसफर करने की, किसको, बी को। गिविंग बाय द सेम इंस्ट्रूमेंट ₹1000 टू सी, और उसमें सेम इंस्ट्रूमेंट से क्या करता है, 1000 रुपए क्या किसको देगा, सी को देगा। अब सी क्या करेगा, सी क्या करता है, यहाँ पे फार्म रिटेन कर लेता है, और क्या कर देता है, वो जो अधिकार था 1000 रुपए लेने का, उसको क्या कर देता है, फोरफिट कर देता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है, बी, अब सी क्या करता है, इलेक्ट करता है फार्म, फार्म किसका था, हमारा सी का था। अब क्या, एक इंस्ट्रूमेंट, सेम इंस्ट्रूमेंट था यहाँ पे, ए बाय एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट प्रोफेस ट्रांसफर इट टू बी, और सेम इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट को क्या, गिफ्ट का बनाता है बी के लिए। जो
1000 रुपये क्या देगा इसमें, सी को देगा और सी इलेक्ट कर सकता है। अब क्या करेगा इसमें, सी ने क्या करा है, सी ने फार्म को इलेक्ट कर लिया कि भाई मैं फार्म ही लूंगा, मैं पैसे को नहीं लूंगा। तो यहाँ पे जो 1000 रुपये थे वो क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, भाई रिलिंक्विश कर लिया वहां पे, राइट। और सेम केस में क्या है, ए डाइज बिफोर द इलेक्शन, ए क्या कर जाता है, मर जाता है इलेक्शन से पहले। जो हमारा ट्रांसफरर था इलेक्शन से पहले मर जाता है, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो 1000 रुपये जो ए ने वादा किया था देने के लिए, किसको, सी को, तो वहां पे क्या होगा, अब कंपनसेशन मैंने बात बताया था आपको, कंपनसेशन जो हमारा क्या था, जो ट्रांसफरी था, कौन था, जो हमारा ट्रांसफरी था, तो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी था, वो क्या करेगा, कंपनसेशन लेगा ट्रांसफरर से, कितने, जो 800 रुपए का, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी बताई थी फार्म की, 800 रुपए की थी। तो क्या लेगा वो 800 रुपए, किससे लेगा, हमारा ए के रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये बात क्या करता है, ये बात करता है नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम। जो इसका मतलब है कि पर्सन जो पर्सन है अगर वो किसी डीड या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई बेनिफिट एंजॉय करेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस डीड या इंस्ट्रूमेंट के बर्डन को भी बियर करना पड़ेगा। भाई अगर तुम उस चीज का डीड या इंस्ट्रूमेंट जो भी हमारा ट्रांसफर उसका तुम बेनिफिट एंजॉय करो तो तुम्हें उसका बर्डन भी तो तुम्हारे ऊपर आएगा, तो क्या होगा, उसका बर्डन को भी तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सेक्शन 35 में नीचे क्या लिखा है, द रूल इन द फर्स्ट पैराग्राफ of this section applies whether the transfer does or does not believe that which he professes to transfer to be his own। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पर जो पहले सेक्शन 35 रूल में ऊपर बताया गया था कि उसके पास प्रॉपर्टी का राइट नहीं है फिर भी वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या बिलीव करना हो, करे या ना करे कि भाई उसके पास राइट था प्रॉपर्टी का या नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन 35 में ऊपर कहा कि पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर, मतलब तो उसका राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी पे फिर भी वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, a person taking no benefit directly under a transaction but deriving a benefit under it indirectly need not elect। अब यहाँ पे जो पर्सन है, पर्सन कौन होगा, ऑनर होगा, पर्सन कौन होगा, ऑनर होगा। तो क्या जिस पर्सन को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा उस ट्रांजैक्शन पे बट इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है तो उसमें क्या कर रहा है, उस पर्सन को इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए कहता है बी से कि मैं तुम्हारी वाइफ को 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहा हूं। अब क्या है, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा ऑनर को, क्या मिल रहा है, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। तो तुम अब क्या होगा इसमें, ठीक है। अब ए कहता है तुम अपना फार्म, मैं तुम्हारी वाइफ को 10 लाख रुपए ट्रांसफर करूंगा तो तुम अपना फार्म सी को ट्रांसफर कर दो जो कितने का है, 8 लाख रुपए का। तो यहाँ पर जो बी है, बी को जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट करे, कोई जरूरत नहीं इलेक्शन की, क्योंकि जो बी को यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। तो हमने क्या बात करी थी, जो पर्सन को डायरेक्टली बेनिफिट नहीं मिल रहा उस ट्रांजेक्शन पर बट इनडायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है तो उस पर्सन को क्या करना चाहिए, इलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, क्या कहता है, अ पर्सन हु इन हिज ओन कैपेसिटी टेक्स अ बेनिफिट अंडर द ट्रांजैक्शन में इन अनदर डिसेंट देयर फ्रॉम। मतलब कोई एक पर्सन एक कैपेसिटी में एक बेनिफिट को एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरी कैपेसिटी में उस बेनिफिट को लेने से मना कर सकता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए ने बी के बेटे सी को 10 लाख रुपए गिफ्ट में देने की बात करी, ठीक है, और कहा बी से कि तुम अपना फार्म डी को ट्रांसफर कर दो। किसको ट्रांसफर कर दो, डी को ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे क्या था, ए ने बी के बेटे को जो सी है उसको क्या करा, 10 लाख रुपए गिफ्ट में देने की बात कही और क्या कहा बी से कि तुम अपना फार्म क्या करो, डी को ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर जो बी है, जो वो सी को जो 10 लाख रुपए मिले हैं, यहाँ पे जो बी है उसके बेटे को सी को 10 लाख रुपए मिले थे तो अपने पास क्या कर लेगा, वो पैसे रख लेगा बी और अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से मना भी कर सकता है, ठीक है। क्या मतलब, एक कैपेसिटी में एक पर्सन बेनिफिट ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरी कैपेसिटी में उसी बेनिफिट को क्या करता है, लेने से मना कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, बी एक कैपेसिटी में बेनिफिट एक्वायर कर रहा है और दूसरे ट्रांजैक्शन में फार्म ट्रांसफर करने को मना कर रहा है, ठीक है। आपको समझ में आई बात। अब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं। एक्सेप्शन में क्या लिखा है, देयर अ पर्टिकुलर बेनिफिट इज एक्सप्रेस्ड टू बी कन्फर्ड ऑन द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी विच द ट्रांसफरर प्रोफेसेस टू ट्रांसफर। जहां पर एक पर्सन जो ऑनर है प्रॉपर्टी, उसे कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, उसे प्रॉपर्टी में क्या दिया जा रहा है, बेनिफिट ट्रांसफरर के द्वारा, जिसको ट्रांसफरर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और कहा गया है कि जो बेनिफिट है वो ऑनर की प्रॉपर्टी के बदले में, मतलब
वो लिखा है सच बेनिफिट इज एक्सप्रेस टू बी इन ल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी। जो बेनिफिट मिलेगा वो किसके बदले मिलेगा, प्रॉपर्टी के बदले में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इफ सच ऑनर क्लेम्स द राइट, बट ऑनर अगर क्लेम कर लेता है अपनी प्रॉपर्टी को लेने के लिए और कहता है मुझे अपनी प्रॉपर्टी नहीं देनी किसी को, तो बेनिफिट, जो बेनिफिट ऑनर को दिया है, जो हमने बेनिफिट दिया है ऑनर को, वो क्या कर जाएगा, वो पर्टिकुलर बेनिफिट क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश करना, उसको क्या करना पड़ेगा, रिलिंक्विश करना पड़ेगा ऑनर को। बट अगर सेम ट्रांजैक्शन से, बट ही मस्ट रिलिंक्विश द पर्टिकुलर बेनिफिट, बट ही इज नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश एनी अदर बेनिफिट कन्फर्ड अपॉन हिम बाय द सेम ट्रांजेक्शन। तो मतलब यहाँ पे कहा गया अगर सेम ट्रांजेक्शन से कोई और बेनिफिट मिल रहा है उस ऑनर को, तो उस बेनिफिट को वो क्या करेगा, रख लेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर बेनिफिट मिला था उसको क्या करना पड़ेगा, उसे रिलिंक्विश करना पड़ेगा। लेकिन उसी सेम ट्रांजेक्शन से अगर कोई और बेनिफिट मिल रहा है तो उसको क्या करेगा, वो रख सकता है, और यह रिलिंक्विश करने के लिए वो वहां पे बाउंड नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि वही वो रिलिंक्विश करे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते, ए ने बी को 5 लाख रुपए गिफ्ट में दिए और एक शॉप दी, और उसी ट्रांजैक्शन में ए कहता है बी से कि तुम अपना फार्म किसको दे दो, सी को दे दो। अब उन 5 लाख रुपए के बदले में क्या करेगा, ए ने क्या कहा, 5 लाख रुपए किसको दे दो, ए ने क्या कहा, 5 लाख रुपए मैं बी को तुम्हें दूंगा, ठीक है, गिफ्ट के तौर में, और क्या दूंगा, एक शॉप भी दूंगा। और उसी ट्रांजैक्शन से ए कहता है बी से कि तुम अपना जो फार्म है जो किसको दे दो, सी को दे दो। तो यहाँ पे क्या बात करी, उसने 2 गिफ्ट देने की बात करी, पहले 5 लाख रुपए देने की बात करी और एक शॉप देने की बात करी, और बाद में कहता है कंडीशन, एक कहता है कि मैं तुम्हें शॉप और गिफ्ट दूंगा लेकिन तुम अपना फार्म सी को दे दो उन 5 लाख रुपए के बदले में जो मैं तुम्हें दूंगा। तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर अगर बी मना कर देता है सी को अपना फार्म हाउस देने से, तो बी यहाँ पर क्या करेगा, 5 लाख रुपए रिलिंक्विश कर देगा। भाई वो 5 लाख रुपए नहीं ले सकेगा ना, क्योंकि 5 बार कहा गया था इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, इन ल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो मतलब उसने कहा था 10 लाख के बदले, सॉरी 5 लाख के बदले तुम क्या करोगे, फार्म दे दो। तो यहाँ पर क्या कर देता, बी मना कर देता अपना फार्म हाउस देने से, तो बी यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 लाख रुपए रिलिंक्विश कर देता है, और जो 5 लाख रुपए क्या करेगा, छोड़ देगा। बट जो शॉप है उसको रिलिंक्विश करने के लिए वो बाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उसने कंडीशन लगाई थी कि 5 लाख के बदले तुम फार्म दो, लेकिन शॉप तो वो रख सकता है ना, तो शॉप को रिलिंक्विश करने के लिए बाउंड नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेप्शन के दूसरे पॉइंट की। एक्सेप्टेंस से लेके नीचे तक क्या है, ये बात करता है, प्रिजम्पशन की बात कर, प्रिजम्पशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात करता है। मतलब किन किन केस में ये माना जाएगी कि ऑनर ने चुनाव कर लिया है, इलेक्शन कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, इम्प्लाइडली होगा और एक्सप्रेसली होगा। ये भी कह सकता है ऑनर डायरेक्ट तौर पर कि हाँ भाई मैंने अपनी प्रॉपर्टी ले ली या नहीं ली, तो क्या होगा, वो एक्सप्रेस वे में बता रहा है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी अपनी ले ही ली है या नहीं ले रहा मैं। ठीक है, उसने इलेक्शन कर लिया है, एक्सप्रेस बता रहा है, और इम्प्लाइडली भी हो सकता है। 2 तरीके से ऑनर एक्सेप्ट करेगा प्रॉपर्टी, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। इम्प्लाइडली में क्या है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को गिफ्ट दे रहा है, ए क्या करता है, बी को गिफ्ट दे रहा है, कितना, 10 लाख रुपए, और कह रहा है कि तुम्हें अपना हाउस सी को देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, सी को हाउस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, बी बिना कुछ कहे 10 लाख रुपए ले लेता है, मतलब कि बी ने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया, उसने कुछ करा नहीं है, लेकिन क्या है, वो एक्सेप्ट कर, उसने इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर लिया, जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी है। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, इम्प्लाइडली। 2 तरीके से हमने बताया था, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एक्सेप्टेंस होती है। तो कुछ जगहों पर क्या होता है, प्रिजम्पशन हो जाएगी कि बी ने पूरी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। क्या हो जाएगा, बी ने पूरी ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखो सिचुएशन देखते हैं कि कहां पर प्रिज्यूम किया जाएगा। जैसे ऑन वेयर द ऑनर हैज इंजॉयड द बेनिफिट फॉर 2 years, जहां पे ऑनर क्या करेगा, इंजॉय करेगा उस बेनिफिट को 2 साल के अंदर। मतलब जो ऑनर है उसे बिना कुछ कहे उस प्रॉपर्टी को 2 साल तक इंजॉय कर लेगा, और एक बार भी ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा जिससे लगे कि वो प्रॉपर्टी उसने लेने से मना करे। तो वो ऐसा क्या करेगा, उसको एंजॉय करेगा 2 साल तक बिना कुछ कहे, तो माना जाएगा क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टी का एक्सेप्टेंस हो गया है। अब दूसरे में क्या, वेयर द ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी एग्जॉस्ट एंड कंज्यूम द बेनिफिट, तो मतलब जहां पर ऑनर पूरे बेनिफिट का यूज कर लेता है, तो अब वो पूरे बेनिफिट का यूज कर लेता है और वो प्रॉपर्टी हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वहां पे क्या हो गया, एक्सेप्टेंस होगी, भाई आपने प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे पीछे एक एग्जाम्पल देखते हैं, ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, जिसके लिए क्या होता है, सी एंटाइटल था प्रॉपर्टी लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी के लिए कौन था, सी एंटाइटल था। ए ट्रांसफर टू बी एन स्टेट टू विच सी इज एंटाइटल, ए ट्रांसफर करता है बी को वो स्टेट जो जिसके लिए सी एंटाइटल था, एंड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, और उसी सेम ट्रांजेक्शन में सी को वो क्या कर देता है, कोल माइन दे देता है, ए क्या कर देता है, कोल माइन दे देता है।
और सी पोजीशन भी ले लेता है कोल माइन का। सी टेक्स पोजीशन ऑफ द माइन एंड एग्जॉस्ट इट, मतलब सी पोजीशन ले लेता है उस कोल माइन का और उसे इस्तेमाल ऐसा कर लेता है कि वो प्रॉपर्टी किसी और को नहीं दे सकता, वो प्रॉपर्टी किसी और के यूज के लायक नहीं रह जाएगी। ठीक है, ही हैज देयर बाय कन्फर्म द ट्रांसफर ऑफ द स्टेट टू बी। तो यहाँ पे जो सी है, तो यहाँ पर क्या है, मान लिया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है बी को, अब वो क्या हो जाए, बी को ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या है, सी क्या कर देगा, सी ने कोल माइन ले लिया है, अब वो प्रॉपर्टी जो है किसको ट्रांसफर हो जाएगी, बी को ट्रांसफर हो जाएगी। अब क्या रिक्विजिशन टू इलेक्शन हम नीचे देखते हैं। इफ ही डज नॉट विद इन 1 year आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर signify to the transferor or his representatives his intention to confirm or to dissent from the transferor or his representative may upon the expiration of that period। इसमें क्या है, अगर ए ने कोई बेनिफिट बी के ऊपर कन्फर किया बट जो भी है उसने 1 साल तक की कोई जवाब ही नहीं दिया, तो इस केस में क्या होगा, ए को वो उस ट्रांसफर को क्या ले रहा, उसने क्या जवाब नहीं दिया कि उस ट्रांसफर को ले रहा है या नहीं ले रहा। तो यहाँ पर जो ए है या ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है, टाइम एक्सपायर होने के बाद क्या कहेगा बी को कि भाई हमें, तुम्हें बी को कहेगा इलेक्शन करना पड़ेगा, आप इस ट्रांसफर को एक्सेप्ट करो या मना कर दो। बट ठीक है, तो क्या विद आफ्टर ही हैज रिसीव्ड इट ही शैल बी डीम्ड टू हैव इलेक्ट टू कन्फर्म। अब टाइम खत्म होने के बाद अगर उसने उस कंप्लाई कर दिया, मतलब मान लिया, तब भी क्या माना जाएगा, इलेक्शन कंफर्म हो गया है, मतलब आपको इलेक्शन। तो यहाँ पे बट क्या, अब देखते हैं आपको इलेक्शन अब क्या कर रहा है, उसने एक्सपायर होने के बाद टाइम के लिए कि इलेक्शन आपको करना पड़ेगा या आप एक्सेप्ट करो या मना करो। तो यहाँ पे बी ने अगर उसके बाद भी कोई आंसर नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा कि बी ने उस ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या माना जाएगा, ये ही शैल बी डीम्ड टू हैव इलेक्टेड टू कंफर्म द ट्रांसफर, ये माना जाएगा कि उसने इलेक्शन को कंफर्म कर दिया है। अब बात करते हैं, देखिए तीसरे पॉइंट की, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी द इलेक्शन शैल बी पोस्टपोन अंटिल द डिसेबिलिटी सीजेज। अब डिसेबिलिटी हो गई अगर बी को, तो यहाँ पे इलेक्शन क्या हो जाएगा, हमारा पोस्टपोन हो जाएगा। जब कब तक होगा, जब तक कि वो डिसेबिलिटी खत्म ना हो जाए या फिर इलेक्शन किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा ना हो जाए। ठीक है, अब आपको ये चीज हमने सेक्शन 35 समझा लिया। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, चूज करना पड़ेगा। ठीक है, आप आई होप आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझ में आ गया होगा। सेक्शन 35 प्लीज आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।